नमस्कार, शरद पीएससी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य प्रदेश, जो एरिया के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, उसकी आबादी में कितने गहरे पैटर्न और रहस्य छिपे हुए हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आंकड़ों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और एक ऐसे टॉपिक का विश्लेषण करेंगे जो आपकी एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है भारत की जनगणना 2011 मध्य प्रदेश स्पेशल। देखिए, ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ सिर्फ आंकड़े रटने नहीं वाले, बल्कि हम ये समझेंगे कि इन आंकड़ों के पीछे वजह क्या है और इनका असर क्या होता है। अगर आपको इस पूरे विश्लेषण के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसे ही डिटेल्ड विश्लेषण के लिए शारद पीएससी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, मतलब जो बेसिक आंकड़े हैं उन्हें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये आबादी पूरे राज्य में कैसे बटी हुई है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इसके पीछे का विरोधाभास क्या है। इसके बाद हम उन वजहों पर बात करेंगे, मतलब वो फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स जो इस बंटवारे को तय करते हैं। फिर हम मध्य प्रदेश के लोगों की प्रोफाइल को जानेंगे, जैसे उनकी उम्र, लिंगानुपात और साक्षरता दर। फिर हम इन सब से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे आखिर में, जो बहुत ज़रूरी है, हम सीखेंगे कि इस टॉपिक पर मेंस परीक्षा में एक परफेक्ट उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और इस टॉपिक की नींव है इसके मूल आंकड़े। तो यहीं से हमारी पूरी चर्चा का बेस तैयार होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा 2011 की जनगणना हमें बताती है कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी थी 7.26 करोड़। ये नंबर मध्य प्रदेश को भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। उस समय जनसंख्या के हिसाब से ये देश का छठा सबसे बड़ा राज्य था। अब जरा सोच कर देखिए, एरिया के हिसाब से ये देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और इस इतने बड़े जमीनी हिस्से पर 7.26 करोड़ लोग रहते हैं। तो यहीं से, इसी आंकड़े से हमारी पूरी बातचीत की शुरुआत होती है। अब अगला महत्वपूर्ण आंकड़ा है जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया लें तो औसतन उसमें 236 लोग रहते हैं। अब इसे समझने के लिए पूरे भारत का जो औसत है वो है 382। तो साफ है कि मध्य प्रदेश का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन ये औसत आंकड़ा हमें पूरी कहानी नहीं बताता। असल कहानी तो इस बात में छिपी है कि ये आबादी पूरे राज्य में एक जैसी नहीं फैली है। कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत ही कम, और यही असमान वितरण मेंस एग्जाम का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो 7.26 करोड़ की आबादी है, ये पूरे राज्य में फैली कैसे है। सिर्फ आंकड़े देख लेना काफी नहीं होता, हमें डेटा में जो विरोधाभास हैं, जो कॉन्ट्रास्ट हैं, उन्हें समझना होगा, तभी पूरी कहानी समझ आएगी। जरा इस डोनट चार्ट पर नजर डालिए। ये क्या दिखाता है? ये साफ साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 72.4%, आज भी गांव में रहती है, और सिर्फ 27.6% आबादी ही शहरों में है। मतलब शहरीकरण तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश आज भी एक ग्रामीण प्रधान राज्य है। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें राज्य की अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि सरकार की ज्यादातर नीतियां, रोजगार के अवसर और विकास का फोकस कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर होना ही चाहिए। अब चलिए जिले के लेवल पर देखते हैं, जहां असली कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल। अब सवाल उठता है, क्यों? सीधी सी बात है, इंदौर प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, भोपाल प्रशासनिक राजधानी है, जबलपुर एक बड़ा कल्चरल और जुडिशियल सेंटर है, और सागर एजुकेशन का हब है। ये सब बड़े शहर हैं, यहाँ इंडस्ट्री है, रोजगार है, अच्छी पढ़ाई है, तो लोग बेहतर जिंदगी के लिए यहीं खिंचे चले आते हैं। और दूसरी तरफ सबसे कम आबादी वाले जिले हैं हरदा, उमरिया और श्योपुर। ये वो इलाके हैं जो मुख्य रूप से खेती या जंगलों पर निर्भर हैं, जहां बड़े उद्योग नहीं हैं।
तो आप इंदौर और हरदा के बीच का फर्क देखिए। ये राज्य में विकास के असमान वितरण को शीशे की तरह साफ कर देता है। और ये तस्वीर तो इस बात को और भी शानदार तरीके से समझाती है। एक तरफ है राजधानी भोपाल, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं। सोचिए, जमीन, पानी, घर, ट्रैफिक, इन सब संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव होगा। और दूसरी तरफ है आदिवासी बहुल डिंडोरी जिला, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 94 लोग रहते हैं। एकदम खाली खाली, विरल बसावट। तो ये तुलना हमें साफ दिखाती है कि ज्यादा और कम जनसंख्या घनत्व का जमीनी हकीकत में क्या मतलब होता है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस असंतुलन की असली वजह क्या है। तो अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आ गए हैं कि ये पैटर्न क्यों है। आखिर ऐसा क्यों है कि लोग कहीं पर बहुत ज्यादा रहते हैं और कहीं पर बहुत कम। तो चलिए अब उन वजहों को, उन फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं जो ये तय करते हैं कि लोग कहाँ बसेंगे। ये एक बहुत जरूरी एनालिटिकल स्किल है जो हमें सीखनी है। देखिए, किसी भी जगह की आबादी को मुख्य रूप से 4 तरह के फैक्टर्स प्रभावित करते हैं: भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारक। और ये चारों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर ही मध्य प्रदेश का पूरा जनसांख्यिकीय नक्शा तैयार करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की, मतलब कुदरती वजहों की। इसमें पहली चीज आती है स्थलाकृति, यानी जमीन की बनावट। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ है विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाके, वहां खेती करना, घर बसाना, सड़कें बनाना कितना मुश्किल होगा, है ना। और दूसरी तरफ है मालवा का एकदम समतल उपजाऊ मैदान। जाहिर है कि लोग मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। फिर दूसरा बड़ा फिजिकल फैक्टर है पानी, यानी वाटर रिसोर्सेस। नर्मदा, चंबल, बेतवा, इन नदियों की घाटियों में आप देखेंगे कि हमेशा से ही बस्तियां घनी रही हैं। क्यों? क्योंकि जहां पानी है वही जिंदगी है, वही खेती है। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, मतलब पैसे और रोजगार से जुड़ी बातें। देखिए, जहां इंडस्ट्री होगी वहां जॉब्स होंगी और लोग वहीं खिंचे चले आएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदौर के पास पीथमपुर। इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। यह हजारों लोगों को रोजगार देता है और आबादी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। इसी तरह मालवा का इलाका, वहां की काली मिट्टी कपास और सोयाबीन के लिए बेस्ट है। अच्छी खेती मतलब मजबूत इकोनॉमी, और मजबूत इकोनॉमी मतलब ज्यादा आबादी का पेट पालने की क्षमता। तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होना लाजमी है। अब बात करते हैं सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों की। देखिए, सामाजिक कारकों में क्या आता है? अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल और शहरी जीवन की दूसरी सुविधाएं। हर कोई चाहता है कि वो ऐसी जगह रहे जहां बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज हो, परिवार के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहर इन सभी सुविधाओं के सेंटर हैं। और आखिर में आते हैं ऐतिहासिक कारक। इसका क्या मतलब है? जैसे उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, या ग्वालियर जो अपने किले के लिए मशहूर है। ये शहर आज से नहीं बल्कि सदियों से महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। ये पुराने व्यापारिक रास्ते थे, बड़े बड़े राज्यों की राजधानियां थी, और इसी ऐतिहासिक नींव पर आज के ये बड़े और आधुनिक शहर खड़े हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर जमीन पर कुछ खास तरह के पैटर्न बनाते हैं। मतलब आबादी का फैलाव रैंडम नहीं है, इसके कुछ तरीके हैं। पहला पैटर्न है असमान, जैसा कि हम मालवा के उपजाऊ मैदान और पहाड़ी आदिवासी इलाकों के बीच देखते हैं। दूसरा है रैखिक या लीनियर पैटर्न, जो आपको नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों के किनारे किनारे या फिर बड़े नेशनल हाईवे के साथ साथ देखने को मिलेगा। और तीसरा है क्लस्टर या गुच्छेदार पैटर्न, जो इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों के चारों ओर घनी आबादी के रूप में दिखता है। इन पैटर्न्स को समझना खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये टेबल इस पूरी बात को और भी साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि मालवा का पठार और भोपाल के आसपास का इलाका, जहां अच्छी खेती भी है और इंडस्ट्री भी, वहां आपको हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। फिर आता है बुंदेलखंड का इलाका, जहां मीडियम डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की खेती ज्यादातर बारिश पर निर्भर है, इंडस्ट्री कम है और पानी के संसाधन भी सीमित हैं। और आखिर में आते हैं आदिवासी इलाके, जैसे झाबुआ, डिंडोरी, मंडला। यहाँ घने जंगल हैं, पहाड़ी और मुश्किल इलाका है, इसलिए विकास की रफ्तार धीमी है और इसी वजह से यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे जो इंसान हैं, उनकी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि लोग कहाँ रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये लोग कौन हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है।
ये सेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें समाज की गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या पिरामिड। आप देखिए इसका जो बेस है, जो आधार है, वो कितना चौड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ बच्चों और युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है। लगभग 60% आबादी वर्किंग एज ग्रुप में है, यानी 15 से 59 साल के बीच। ये एक बहुत ही शानदार स्थिति है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। इसका मतलब है कि राज्य के पास काम करने वालों की एक विशाल फौज है और अगर इन्हें सही दिशा दी जाए तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। लेकिन हर अवसर के साथ एक चुनौती भी जुड़ी होती है। जैसा कि यूपीएससी की एक गहरी समझ कहती है कि अगर युवाओं को सही स्किल डेवलपमेंट नहीं दिया गया तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर यानी जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है। मतलब अगर इतनी बड़ी युवा आबादी को रोजगार नहीं मिला तो वो सामाजिक अशांति की वजह भी बन सकती है। इस एक लाइन में अवसर और चुनौती दोनों छिपे हैं और यही वो एनालिटिकल डेप्थ है जो आपके उत्तर को दूसरों से बेहतर बनाएगी। अब जरा जेंडर और लिटरेसी के आंकड़ों को देखते हैं। पुरुषों की साक्षरता दर करीब 78% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 60% के आसपास है। ये जो 18% का बड़ा गैप है, ये एक गंभीर सामाजिक असमानता की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 931 है, मतलब हर 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं, जो कि नेशनल एवरेज 943 से भी कम है। ये आंकड़े हमें सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में बताते हैं और इन्हें सुधारने के लिए ही सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी स्कीम्स पर जोर दे रही है। अब समझते हैं माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को। लोग गांवों से शहरों की ओर क्यों जाते हैं? इसके पीछे 2 तरह के फैक्टर काम करते हैं, पुश और पुल। गांवों में गरीबी है, खेती में हमेशा काम नहीं मिलता, अवसरों की कमी है। ये सब हैं पुश फैक्टर्स जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ इंदौर और भोपाल जैसे शहर हैं जहां रोजगार है, बेहतर शिक्षा है, अच्छी लाइफस्टाइल है। ये सब हैं पुल फैक्टर्स जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे लोग बाहर से कमाकर अपने घर पैसा भेजते हैं जिससे गांव की इकोनॉमी चलती है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं, जैसे शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ता है, झुग्गियां बनती हैं और संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। तो हमने पूरी स्थिति का विश्लेषण कर लिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या है, क्या समाधान हो सकते हैं। तो चलिए अब इन समस्याओं और उनके समाधानों पर एक नजर डालते हैं। इस असमान वितरण से 4 बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। पहली, क्षेत्रीय असंतुलन। एक तरफ पश्चिमी मध्य प्रदेश है जो काफी विकसित है, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसे पूर्वी इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं। इसका समाधान है संतुलित क्षेत्रीय विकास, मतलब पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। दूसरी समस्या है शहरों में बढ़ती भीड़। इसका समाधान सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाना नहीं, बल्कि बड़े शहरों के पास सैटेलाइट टाउन बनाना भी है, ताकि आबादी का दबाव कम हो। तीसरी समस्या है ग्रामीण पिछड़ापन। इसे दूर करने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं से गांव में ही रोजगार देना होगा और सड़कों से गांव को शहरों से जोड़ना होगा। और चौथी समस्या है संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इसका समाधान है समावेशी विकास, मतलब विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, खासकर आदिवासी समुदाय तक। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। देखिए, नॉलेज हासिल कर लेना एक बात है और उस नॉलेज को एग्जाम में नंबरों में बदलना एक पूरी तरह से अलग कला है। तो चलिए शारद पीएससी इंस्टीट्यूट के साथ अब ये सीखते हैं कि इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन उत्तर कैसे लिखा जाए। तो मान लीजिए मेंस में सवाल आता है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों और प्रभावों की विवेचना करें, तो एक टॉप स्कोरिंग उत्तर कैसे लिखेंगे? स्टेप 1, एक छोटा लेकिन दमदार इंट्रोडक्शन लिखिए, करीब 30 शब्दों का। शुरुआत सीधे डेटा से कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.6 करोड़ और घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में एक स्पष्ट क्षेत्रीय भिन्नता को दर्शाता है। स्टेप 2, बॉडी, जो लगभग 100 से 120 शब्दों की होगी। उसमें हमने जो फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पढ़े हैं उन्हें पॉइंट्स में समझाइए और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए मध्य प्रदेश का एक छोटा सा नक्शा बनाकर हाई, मीडियम और लो डेंसिटी वाले इलाके जरूर दिखाइए।
स्टेप 3, एक पॉजिटिव निष्कर्ष, करीब 20 शब्दों का। इसमें संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपना जवाब खत्म करें। ये स्ट्रक्चर आपको यकीनन बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। उम्मीद है कि ये पूरा विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। शरद पीएससी इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। याद रखिए, जनगणना के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वे एक राज्य की पूरी कहानी बताते हैं, उसकी चुनौतियों की, उसके अवसरों की और उसके भविष्य की। पढ़ते रहिए।